What is liquid biopsy and how is it useful for the treatment of cancer? जैसे नॉर्मल एक ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसको हम लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। CAR-T सेल की अगर बात करें तो दिस इज न्यू, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट इन इंडिया। जब कीमोथेरेपी फेल हो जाती है तो उसमें CAR-T सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूमर एग्नोस्टिक थेरेपी की अगर बात करें तो इसके बारे में समझें। तो अगर उस पेशेंट का MSI हाई है तो वो सारे पेशेंट्स इम्यूनोथेरेपी से बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। NGS टेस्ट सर, एंड हाउ इज इट यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट? NGS जो है टिश्यू बायोप्सी के बाद आता है। तो सर NGS टेस्ट क्या इंश्योरेंस में कवर होता है और ये कितना कॉमनली आप रिकमेंड करते हैं? लिक्विड बायोप्सी या टिश्यू NGS इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, कैंसर अवेयरनेस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अनुपम गोस्वामी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर ट्रीटमेंट और उसके एडवांसमेंट के बारे में और जानेंगे कि प्रिसिशन मेडिसिन क्या है और उसमें क्या एडवांसमेंट है। तो आज के इस खास एपिसोड में हमारे खास गेस्ट हैं भारत के जाने माने सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जिनको 42 साल से ज़्यादा का कैंसर ट्रीटमेंट का अनुभव है, चेयरपर्सन मेडिकल ऑन्कोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सर, कैंसर अवेयरनेस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, बायोप्सी की बात करते हैं तो सर लेटेस्ट लिक्विड बायोप्सी के बारे में डिस्कशन होता है। तो व्हाट इज लिक्विड बायोप्सी एंड हाउ इज इट यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? तो हम सब लोग शायद बायोप्सी के बारे में तो समझते हैं, जानते हैं। यदि किसी पेशेंट को कहीं पे भी कोई रसौली होती है, गांठ होती है, चाहे वो घाव हो या ब्रेस्ट में गांठ हो या फेफड़े में कोई निशान हो, तो उसका एक टिश्यू लेते हैं तो उसको हम टिश्यू बायोप्सी बोलते हैं, जिसमें कि कैंसर सेल्स आते हैं तो उसको हम कंफर्म करते हैं। लेकिन अभी एक नई टर्मिनोलॉजी आई है जिसको कि लिक्विड बायोप्सी बोल रहे हैं। तो लिक्विड बायोप्सी इज नथिंग बट टेकिंग अ ब्लड सैंपल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेशेंट। जैसे नॉर्मल एक ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसको हम लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। लेकिन लिक्विड बायोप्सी उन पेशेंट्स की करते हैं जिनमें कि कैंसर का डायग्नोसिस टिश्यू बायोप्सी से कंफर्म हो चुका है। तो लिक्विड बायोप्सी हमें क्या बताती है? तो बेसिकली लिक्विड बायोप्सी से हमें उस पेशेंट के ब्लड में, क्योंकि हमने ब्लड लिया है, उसमें वो जो ट्यूमर उसकी पेशेंट की बॉडी में है, उससे सेल्स जो टूट के जो DNA या जीन्स को जो रिलीज कर रहे हैं इन द पेरिफेरल ब्लड, उन जीन्स को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि हमने आपका सैंपल लिया ब्लड का, उसका DNA को हमने सेग्रीगेट किया उस ब्लड से और उसको हमने मशीन में डाला ये जानने के लिए कि आपका ट्यूमर में कौन से जीन्स खराब हैं, क्योंकि आपके ब्लड में वही खराब जीन्स आएंगे जो कि बॉडी में ट्यूमर में हैं। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस आजकल ये है कि जितने भी ट्यूमर्स हो रहे हैं वो जीन डिफेक्ट से हो रहे हैं। तो यदि मैं आपके ब्लड से ही लेके वो जीन डिफेक्ट को पकड़ लूं तो लंग कैंसर में, ब्लड कैंसर में, वैरायटी ऑफ कैंसर्स के अंदर ऐसी दवाई हो सकती है जो कि उस जीन को दवाओं के जरिए टारगेट कर सके। तो हम ब्लड टेस्ट के जरिए वो टारगेटेड दवाई ढूंढ रहे हैं जो कि आपके खराब जीन को टारगेट कर पाए और आपके पेशेंट को ट्रीट कर पाए। अब कुछ पेशेंट्स जो बहुत ओल्ड होते हैं, जिनमें टिश्यू की मात्रा बहुत कम आती है, तो उसमें टिश्यू अवेलेबल नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि अब दोबारा टिश्यू की बायोप्सी करो। लंग बायोप्सी करना आसान नहीं है सेकेंड टाइम, लिवर बायोप्सी करना आसान नहीं है, बोन बायोप्सी करना आसान नहीं है, तो बहुत दफ़े पेशेंट मना कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे कि टिश्यू इनएडिक्वेट है या टिश्यू नहीं मिल रहा है, उसमें हम लिक्विड बायोप्सी माने ब्लड टेस्ट लेके जीन्स के डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिससे कि हम दवाई ढूंढ रहे हैं कि कौन सी दवाई मिल जाए जो कि पेशेंट को कैंसर को कंट्रोल कर पाए या क्योर कर पाए। इट मीन्स सर लिक्विड बायोप्सी गिव्स यू मोर प्रिसिशन ट्रीटमेंट ऑप्शन। Absolutely, वही हम ढूंढ रहे हैं। इट्स लाइक यू कैन फाइंड अ मैजिक बुलेट फॉर अ पेशेंट विद कैंसर। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरे को EGFR का जीन खराब मिल गया तो मेरे पास ऑसिमेरेटिनिब है या जेफिटिनिब है या फैटिनिब है। इसी तरह से अगर मुझे एल्क मिल गया, क्योंकि इसके अंदर हम DNA और RNA की
जीन सीक्वेंसिंग करके पता लगाते हैं कि कौन सा जीन खराब है, कौन से जीन में फ्यूजन है, और अगर मेरे पास उसकी दवा है तो वो पेशेंट को मैजिक रिलीफ दे सकती है। सर प्रिसिशन मेडिसिन की बात करते हैं सर, तो डेफिनेटली लिक्विड बायोप्सी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Sir, coming into the diagnosis, which is also one of the important parts in precision medicine. So, right. sir, we talk about the NGS, next generation sequencing. So, I would request you to please throw some lights on NGS test, sir, and how is it useful for the treatment? करेक्ट। एनजीएस जो है टिश्यू बायोप्सी के बाद आता है। तो सबसे पहले तो हमें बायोप्सी से ट्यूमर एस्टैब्लिश करना है कि कैंसर है कि नहीं है। जब किसी पेशेंट का कैंसर एस्टैब्लिश हो जाता है तो एनजीएस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या कॉम्प्रिहेंसिव जीनोमिक प्रोफाइलिंग, जिसको सीजीपी बोलते हैं, सीजीपी, तो ये टेस्ट हम या तो टिश्यू पे करते हैं या जैसे मैंने अभी बताया वो लिक्विड बायोप्सी पे करते हैं कि हमें जीन्स की सीक्वेंसिंग करनी है। अगेन द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई कि कौन सा उसके ट्यूमर को, कैंसर को ड्राइव कर रहा है। अगर मेरे पास उसकी दवाई है तो मैं उसको दे सकूं। अब दो हो गए, टिश्यू का एनजीएस या टिश्यू बायोप्सी का एनजीएस और दूसरा लिक्विड का एनजीएस। तो ऐसी भी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं कि एक पेशेंट में अगर मैं टिश्यू एनजीएस और लिक्विड बायोप्सी दोनों को इकट्ठे करूं तो मुझे ज़्यादा संभावना है कि ऐसा जीन पकड़ पाऊं जिसकी मेरे पास दवाई हो। तो लंग कैंसर में जैसे 10-15% एक्स्ट्रा पेशेंट्स पकड़े जाते हैं अगर मैं टिश्यू एनजीएस और लिक्विड एनजीएस करूं, मतलब ब्लड का एनजीएस करूं। तो हम ये कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। जब लंग कैंसर का पेशेंट आ रहा है तो हम उसकी दोनों करते हैं, लिक्विड बायोप्सी भी करते हैं और टिश्यू का भी एनजीएस करते हैं, ताकि मैं ज़्यादा मरीजों में जीन का डिफेक्ट पकड़ पाऊं जिसको कि मैं टारगेट कर सकूं पेशेंट को रिलीफ देने के लिए। तो सर एनजीएस टेस्ट क्या इंश्योरेंस में कवर होता है और ये कितना कॉमनली आप रिकमेंड करते हैं पेशेंट को एनजीएस? करेक्ट, वो एक बहुत अच्छा सवाल है। आज से कुछ समय पहले तक ये एनजीएस शायद इंश्योरेंस कंपनीज नहीं देती थी, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस में कि 2-3-4 महीने से कि ये बायोप्सीज, लिक्विड बायोप्सी या टिश्यू एनजीएस इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं। तो जो कि लगभग 20,000 रुपये से 1 लाख रुपए का टेस्ट होता है। अगर मैं किसी इंटरनेशनल कंपनी से कराता हूं तो उसकी कॉस्ट इवन 4 लाख रुपए भी है। तो आई थिंक कुछ इंश्योरेंस कंपनीज या बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ये टेस्ट को रीइंबर्स कर रही हैं। और कितने पेशेंट्स का कर रहे हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है। जब जैसे लंग कैंसर में सब पेशेंट्स का पहले ही दिन हम एनजीएस ऑर्डर कर रहे हैं। इसी तरह से कोलेंजियोकार्सिनोमा, गॉल ब्लैडर कैंसर्स में भी एनजीएस ऑर्डर हो रहा है। लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें एनजीएस का रोल थोड़ा पीछे है, ज़रूर है, लेकिन पहले वो दूसरे बायोमार्कर्स ईआर-पीआर, HER2/neu। तो अगेन कैंसर की टाइप पे डिपेंड करता है। अमूमन जब रूटीन दवाइयाँ फेल हो जाती हैं तो एनजीएस को परफॉर्म किया जाता है, लेकिन एनजीएस में अब इतनी ताकत आ गई है कि शुरू दिन से ही एनजीएस करके हम ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा जीन खराब है ताकि मैं टारगेट दवाई दे सकूं। समस्या ये है कि एनजीएस मुझे जीन्स के डिफेक्ट तो बता देता है, परंतु दवाइयाँ जो बनी है वो केवल 5 से 10% जीन्स की बनी है। तो इसलिए 90% ऑफ द टाइम्स जो एनजीएस की इंफॉर्मेशन जीन डिफेक्ट्स की निकल के आती है वो ट्रांसलेटेबल नहीं होती है। तो ये अभी साइंस में कमी है। जैसे जैसे नई टारगेटेड दवाई इजाद होएंगी, डेवलप होएंगी, रिसर्च होएगी, तो ये एनजीएस और ज़्यादा कामयाब होगा और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कैंसर के रोगियों के लिए। सर अगर कैंसर वाइज बात करें, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर या फिर ओरल कैंसर जो टॉप 3 हमारे इंडिया में है, तो इनमें अगर हम परसेंटेज वाइज देखें कि एनजीएस में कितने % पेशेंट्स में बायोमार्कर्स कैच हो पाते हैं, पकड़ में आते हैं, तो कुछ ऐसा डेटा सर है आपके पास? हाँ, बिल्कुल सर। अब देखिए लंग कैंसर में तो मैंने बोला कि बायोमार्कर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, कि सब पेशेंट्स का एनजीएस होता है, वो भी तो एक बायोमार्कर है। 100% लंग कैंसर में 100% पेशेंट्स में आप एनजीएस कर रहे हो या दूसरे बायोमार्कर्स जैसे एमएसआई, HER2/neu या PDL1 टेस्टिंग कर रहे हैं। लंग कैंसर में सब में हो रहा है। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर के बायोमार्कर्स अलग हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2/neu, हर एक पेशेंट में ये टेस्ट हो रहा है। और तीसरा कैंसर जो आपने लिया ओरल कैंसर का नाम, उसमें भी मेटास्टैटिक डिजीज के अंदर जो फैल जाता है
तो PDL1 टेस्टिंग या CPS का रोल है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स के अंदर हम लोग कर रहे हैं। तो सर प्रिसिशन मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, तो आफ्टर डायग्नोसिस वी आर कमिंग इनटू द ट्रीटमेंट। तो सर as compared to conventional therapies like chemotherapy, radiation therapy, how targeted therapy is better and how effective it is? सो टारगेट थेरेपीज एक बहुत ही वाइड टर्मिनोलॉजी हो गया, क्योंकि हर एक कैंसर की जो जीन जो है वो अलग है और उसकी दवाई अलग है और उसकी एफिकेसी अलग है। तो आप उदाहरण लें क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का, उसमें जो BCR एबल जीन को जो टारगेट करती है दवाई इमैटिनिब, डेसाटिनिब, निलोटिनिब, एसिमिनिब, उसकी सक्सेस रेट 98% से भी ज़्यादा है। आप फॉर एग्जाम्पल लंग कैंसर की बात करें, उसमें EGFR जीन जो खराब रहता है, उसकी जो दवाई, जो बेस्ट दवाई जो थोड़ी महंगी है ओसिमेरेटिनिब, उसका अगेन सक्सेस रेट 80-90% की रेंज में चला जाता है। इसी तरह से ALK लंग कैंसर में होता है फ्यूजन, उसकी सक्सेस रेट अगेन 80-90% की रेंज में है, रॉस जीन के अंदर भी। लेकिन अब कुछ जो उदाहरण हैं जैसे कि कोलन कैंसर है या ओरल कैंसर है, उसमें जो EGFR की दवाइयाँ हैं उनमें सक्सेस रेट 10-20-40% है। तो अगेन डिपेंडिंग, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर HER2/neu की जो दवाइयों का सक्सेस है, जिसमें कि ट्रस्टुजुमैब, पर्टुजुमैब, Enhertu और भी दवाइयाँ आ गई हैं, टुकाटिनिब वगैरह, तो इनके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हैं। तो यूजुअली जो टारगेटेड दवाइयाँ हैं उनके सक्सेस काफ़ी हैं एज़ कम्पेयर टू कीमोथेरेपी, क्योंकि वो एक मैजिक बुलेट की तरह काम कर रही हैं उस पर्टिकुलर जीन पे जो कि कैंसर को ड्राइव कर रहा है, और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी कम हैं एज़ कम्पेयर टू कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जीन पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी कामयाबी ज़्यादा है और उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। सर कार्टी सेल की अगर बात करें तो दिस इज न्यू, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट इन इंडिया। तो इंडिया में इसका क्या डेवलपमेंट है, क्या कॉस्ट है, और इसका कितना प्रेवलेंस है, कितना अच्छा आउटकम है सर, अगर आप कुछ शेयर कर पाए। सो CAR-T सेल अभी एक नई पद्धति है जिसमें कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल्स, मतलब वो जीन इंजीनियरिंग से बनते हैं, तो वो ज़्यादा अभी जो कामयाब हैं, जो कि अप्रूव हुए हैं इंडिया में, वो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा और एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया के लिए हैं, ख़ासतौर पे अडल्ट्स में और बच्चों में भी। तो जब कीमोथेरेपी फेल हो जाती है तो उसमें CAR-T सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और वो कैसे करते हैं, पेशेंट का 200 ग्राम के करीब ब्लड लेते हैं, उसमें से उनके T लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट करके उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, जिससे कि वो जो T सेल्स, वो जो लिम्फोसाइट्स, वो की इम्यून सेल्स हैं, वो एक पर्टिकुलर एंटीजन जो कि लिम्फोमा में है, जैसे CD19, दैट इज द मोस्ट प्रेवलेंट वन, तो वो CD19 को टारगेट करते हैं वो 20-25 दिन में आपके जो ब्लड निकाली है, T सेल्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसको ग्रो करते हैं, नंबर्स बढ़ाते हैं उनके। 20 दिन में वो सेल्स लगभग तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद वही सेल्स जो कि हमने इंजीनियर किए हैं पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए, जैसे नॉर्मल होता है। और वो अगले 2, 3, 4, 6 महीने के अंदर जो इंजीनियर्ड T सेल्स हैं, जो कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर अगेंस्ट CD19, वो T सेल्स आपकी बॉडी में जाके, पेशेंट की बॉडी में जाके CD19 पॉजिटिव लिम्फोमा सेल्स पे अटैक करते हैं और पेशेंट को क्योर करने की कोशिश करते हैं। उसकी जो सक्सेस रेट है वो लगभग 70-80% की रेंज में है। उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, सांस का फूलना या ब्रेन पे इफ़ेक्ट आना, उनकी दवाइयाँ हैं जिससे कि पेशेंट्स को हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, और इससे पेशेंट से क्योर भी हो सकते हैं अगर ये कामयाब हो जाए। तो 2-3 साल तक से ज़्यादा 30-40% पेशेंट्स जो हैं वो क्योर हो रहे हैं, और ये जैसे मैंने पहले ही कहा, वो उन पेशेंट्स की होती है जिनमें कि फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी फेल हो चुकी है, मतलब वो रेजिस्टेंट केसेस हैं, रिफ्रैक्टरी केसेस हैं लिम्फोमा के, CD19 पॉजिटिव। दूसरा माइलोमा में उसकी ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और वो भी अगले 1-2 साल के अंदर आ जाएंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं CAR-T सेल की। लोग सॉलिड कैंसर्स में भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी रिसर्च फेज में है और उनकी कीमत लगभग 1-2 करोड़ है। जो ये अप्रूव्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है CAR-T सेल लिम्फोमा में, उनकी कीमत लगभग 30-40 लाख है। सर लेटेस्ट
मेडिसिन की बात करें तो एडीसी का भी नाम आता है, तो सर एडीसी का क्या रोल है और इंडिया में कितनी अफोर्डेबल और अवेलेबल? करेक्ट। तो ये एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, एडीसीज, तो ये एक नया पिलर बनता जा रहा है। ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, तो छठा पिलर जो है वो, एक तो आपने कार्टी सेल की बात करी, उसको एक पिलर मान लो, तो सातवां पिलर जो है वो एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट का है। ये क्या होती हैं? तो हर एक ट्यूमर सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, तो उसको हम टारगेट करते हैं एक एंटीबॉडी से, तो एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट। तो उस एंटीबॉडी के संग हम एक दवाई, कैंसर को मारने के लिए साइटोटॉक्सिक दवाई, उसको हम टैग कर देते हैं और वो एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट बन गया। तो फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में HER2/neu एक टारगेट है, उसकी एंटीबॉडी हमारे पास ट्रस्टुजुमैब है। उस ट्रस्टुजुमैब के साथ अगर मैं 7-8 ऐसी दवाइयां जोड़ दूं और उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दूं, तो वो एंटीबॉडी जो है वो उस 8 मॉलिक्यूल्स को साइटोटॉक्सिक कैंसर सेल तक ले जाएगी, क्योंकि वो HER2/neu पॉजिटिव सेल्स के ऊपर जाके अटैच होएगी। तो इस तरह से बहुत सारे टारगेट्स की एंटीबॉडीज बन गई हैं और उनके साथ ये साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को हम टैग कर रहे हैं, जिसमें कि ब्लैडर कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें कि पेडसेव नाम की एक दवाई एनफोर्टुमैब वेडोटिन आई है। वेडोटिन इज द साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल। उसको अगर मैं इम्यूनोथेरेपी से कंबाइन करता हूं तो 60-70% लोगों का पैथोलॉजिकल कंप्लीट रेमिशन आ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर में ENHER2 जो कि एक एडीसी है, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट है, ह्यूज सक्सेस इन ब्रेस्ट कैंसर जिनका कि HER2/neu पॉजिटिव है, उसको एडवांस स्टेज में भी, इंटरमीडिएट स्टेज में भी, अर्ली स्टेज में भी इस्तेमाल बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इसी तरह से मल्टीपल माइलोमा में एडीसीज आ रही हैं और दूसरे कैंसर्स में भी एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, जैसे ट्रॉप आई, एक एंटीबॉडी है, एक टारगेट है, HER3 एक टारगेट है। इन सब के अगेंस्ट हौली हौली करके एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स 7th पिलर की तरह से उभर के आ रहा है, जो कि कैंसर्स को कंट्रोल करने में और लंबी लाइफ बढ़ाने में कामयाब है। ट्यूमर एग्नोस्टिक थेरेपी की अगर बात करें तो इसके बारे में सबको। सो अगेन ट्यूमर एग्नोस्टिक एक टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि बहुत सारे ट्यूमर्स में एक ही बायोमार्कर हो सकता है जो कि कॉमन है। तो अगर वो, चाहे वो लंग कैंसर है, चाहे वो कोलन कैंसर है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, अगर वो बायोमार्कर उस ट्यूमर सेल पे है तो उसके अगेंस्ट जो दवाई है वो सारे कैंसर्स पे काम कर सकती है जिसमें वो बायोमार्कर है। फॉर एग्जांपल MSI हाई, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, एक सिंपल बायोमार्कर है जो कि 3-4 हज़ार रुपए के टेस्ट से ट्यूमर सेल पे हम 2 दिन में पता लगा सकते हैं। तो अगर उस पेशेंट का MSI हाई है तो वो सारे पेशेंट्स इम्यूनोथेरेपी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आजकल हम सारे कैंसर्स में वो MSI का टेस्ट करते हैं, यदि वो पाया जाता है तो इम्यूनोथेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अभी जैसे मैंने बताया कि HER2/neu नामक एक रिसेप्टर है जो कि बहुत सारे कैंसर्स में हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर के अलावा भी, चाहे वो ओवरी कैंसर है, चाहे वो सर्विक्स कैंसर है, चाहे वो पैनक्रियास कैंसर है, आप यू नेम इट, गॉल ब्लैडर कैंसर एटसेट्रा। यदि वो पॉजिटिव है तो HER2 के अगेंस्ट जो दवाई है, जैसे ENHER2 है, वो अप्रूव्ड है। तो वो मुझे ये नहीं देखना कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, अगर वो ब्लैडर कैंसर में भी होगा या ब्रेस्ट कैंसर में या दूसरे गॉल ब्लैडर कैंसर में भी होगा, तो वहां भी मैं ENHER2 की दवाई को दे सकता हूं। तो दैट मीन्स कि एक ब्रॉड अप्रूवल हो गया, नॉट डिपेंडिंग ऑन द कैंसर टाइप बट डिपेंडिंग अपॉन द बायोमार्कर विच इज प्रेजेंट ऑन द ट्यूमर सेल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कैंसर। तो इंडिया में सर इसकी कॉस्टिंग की अगर बात करें और अफोर्डेबिलिटी की, तो कितना प्रेवलेंट है सर ये? सो देखिए, इम्यूनोथेरेपीज अब धीरे धीरे करके सस्ती हो रही हैं, 5-6 लाख रुपए साल का मिल जाता है, विच इज़ इन दी अफोर्डेबल रेंज। और इसी तरह से ENHER2 की भी कॉस्ट पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के हिसाब से 1-2 लाख रुपए महीने की मिल जाती है। स्टिल बहुत महंगी है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रोड्यूस होती हैं, तो धीरे धीरे करके जैसे इंडिया में भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वो सस्ती दवाइयाँ बननी शुरू हो जाएंगी। अगर हम बात करें AI की, तो इन एवरी सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वर्किंग एंड जी, गिविंग बिल्कुल, बिल्कुल, फैंटास्टिक रिजल्ट्स। बिल्कुल। सर इफ आई टॉक अबाउट इन ओंकोलॉजी, तो इसका क्या रोल है ओंकोलॉजी में? सो बहुत ही ज़बरदस्त रोल है, रेवोल्यूशनरी रोल है, क्योंकि AI किसी भी, चाहे आप उसको डायग्नोसिस में डालना चाहें, चाहे उसको पेशेंट एनालिसिस में डालना चाहें, चाहे उसको आप पेशेंट के ट्रीटमेंट में डालना चाहें, उसको आप अस्पताल में डालना चाहें,
फॉर मैनेजिंग पेशेंट्स एक्सेट्रा। तो हर जगह पे रोल उसका उभर के आ रहा है। अब कुछ उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि इमेजिंग के अंदर सीटी स्कैन, मैमोग्राम, एमआरआई, पेट स्कैन, अगर हम एआई का इस्तेमाल करेंगे तो एआई की मेमोरी इतनी ज़बरदस्त है, वो ह्यूमन मेमोरी से कहीं ज़्यादा है। तो आपकी जो एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्यूमर्स या abnormalities in the mammogram, in the x-ray, in the CT scan, PET scan, वो कुछ गुना बढ़ जाएगी। तो आपकी एफिशिएंसी बीमारियों को पिकअप करने की बढ़ रही है। नंबर 1 इमेजिंग। सेकंड पैथोलॉजी में हम आजकल अभी आंख से देखते हैं स्लाइड्स को स्टेन करके, सेल्स को समझते हैं कि उसमें न्यूक्लियस में क्या है, उसके साइटोप्लाज्म में क्या है। एआई को अगर मैंने 1000 सैंपल दिखा दिए तो उसकी मेमोरी में वो सारी चीज़ आ गई। आदमी की मेमोरी तो भूल पड़ सकती है ना, वो एआई भूलता नहीं है। तो अगेन आपकी एफिशिएंसी जो डायग्नोसिस करने की है इन द पैथोलॉजी कई गुना बढ़ जाएगी, मिस्टेक्स घट जाएंगी। इसी तरह से हम एनजीएस की बात कर रहे हैं, जीन सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, हर जगह एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। मेरे जैसे डॉक्टर जो पेशेंट्स को देखते हैं, जब पेशेंट मेरे पास आता है एक कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट लेके आता है, उसमें पेट स्कैन भी होता है, उसमें बायोप्सी की रिपोर्ट भी होती है, उसके पास एनजीएस की भी रिपोर्ट होती है, तो मैं वो सारा डेटा एआई में फीड करता हूँ इन ए स्पैन ऑफ 2 मिनट्स, और इन द स्पैन ऑफ 30 to 40 सेकेंड्स वो मुझे गाइडलाइन दे देता है कि इस तरह से इस पेशेंट को बेस्ट ट्रीट करना चाहिए। तो एआई का रोल बहुत ही ज़बरदस्त है हर एक फील्ड के अंदर। हालांकि कैविएट है कि एआई हेल्यूसिनेट भी करता है, गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, तो सावधान रहना चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए, सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। So thank you very much, sir, once again for giving your precious time and making us aware about targeted therapy and precision therapy and all these therapies, sir. Thank you very much, Anupam.